रेलवे स्टेशन पर गरीब भाभी की काली ननंद की विदाई। अर्पिता की शादी गरीब अरविंद से हो जाती है और अर्पिता गायत्री की बहू बनकर ससुराल आ जाती है, जो कि किराए का मामूली सा टूटा फूटा कमरा होता है। आओ अर्पिता बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। इस कलश को अपने शुभ पैरों से गिराकर घर के अंदर आ जाओ। गृह प्रवेश करके अर्पिता अपने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। जुग जुग जीती रहो, सदा खुश रहो। सदा सुहागन रहो। बहू दूधो नहाओ, पूतो फलो। बहू, आज से हमारे गरीब घर की तुम लक्ष्मी हो। अरे तो फिर मेरे घर का किराया भी तुम्हारी लक्ष्मी ही चुकाएगी ना गायत्री। चमन लाल को दरवाजे पर देखकर गायत्री उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। चमन लाल जी, आप यहाँ? क्यों नहीं गायत्री, कुछ दिन पहले तक तो तेरे घर में खाने को एक दाना भी नहीं था और आज घर में बहू भी आ गई। मेरा किराया चुकाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं, मगर बेटे की शादी करने को पैसा है। बस बहुत हो गया तुम लोगों की नाटकबाजी। आज तो मैं अपना किराया लेकर ही जाऊंगा, वो भी गन्ना चूस के। हाँ। चमन लाल जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, अभी के लिए आप यहाँ से चले जाइए। लोगों के सामने हमारा तमाशा मत बनाइए। हमारे घर में नई नई बहू आई है। अरे तो मैं कौन सा तेरी बहू को भगा कर लेकर जा रहा हूँ? ये सुनकर अर्पिता गुस्से में आ जाती है और चमन लाल को तगड़ी फटकार लगाती है। बस कीजिए, औरतों से किस तरह से बात किया जाता है, आपको इतना भी नहीं आता? अरे हम गरीबों की भी इज्जत होती है। तेरे गरीब ससुराल वालों ने मेरा कर्जा खा रखा है, तो मैं तो इन्हें सुनाऊंगा ही। अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू दे दे मुझे मेरे पैसे। अर्पिता अपने कानों में पहने हुए सोने के झुमके उतारकर चमन लाल को दे देती है। ये लो, ये झुमके सोने के हैं, इससे तुम्हारा किराया पूरा हो जाएगा। मुझे मेरा किराया मिल गया। अब मुझे तुम जैसे भिखारी गरीब भिखारियों को अपने घर में बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। एक ही पल में अर्पिता और उसके गरीब ससुराल वाले सड़क पर आ जाते हैं और 2 दिनों तक इधर से उधर भटकने के बाद वो रेलवे स्टेशन पर चले जाते हैं और वहीं पटरी के किनारे झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। पता नहीं भगवान ये हमें कैसे दिन दिखा रहा है। हमारे घर की लक्ष्मी को हमारे साथ साथ ये गरीबी और दुख देखने पड़ रहे हैं। अब ना तो रोजी रोटी कमाने का कोई सहारा है और ना ही घर बार रहा है। इतनी गरीबी में आखिर कौन थामेगा मेरी बच्ची का हाथ। एक तो पहले ही नुपुर का रंग दबा हुआ है और अब तो रेलवे स्टेशन पर रहने की नौबत आ गई है। ऐसे में कौन हमारी नुपुर से रिश्ता जोड़ना चाहेगा। माँ जी, आप सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ियां बनाना हमारे हाथ में नहीं बल्कि उसके हाथ में है। देखना माँ जी, मेरी ननंद की शादी जरूर होगी, वो भी अच्छे घर में। अपनी सास ससुर और ननंद के सो जाने के बाद अर्पिता अपने पति अरविंद से कहती है, अरविंद जी, इस रेलवे स्टेशन पर आकर हमारे सर पर छत तो आ गई है, मगर घर का खर्चा चलाने के लिए हमें कुछ करना होगा। अर्पिता, हम कल सुबह काम ढूंढने चलेंगे। सुबह होते ही अर्पिता और अरविंद रेलवे स्टेशन पर आ जाते हैं, जहां अरविंद को स्टेशन पर झाड़ू लगाने का काम मिल जाता है। वहीं अब अर्पिता अपने हाथों के हुनर का इस्तेमाल करके ब्रेड पकोड़े समोसे बनाकर रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर बेचती है। समोसे खाओ भैया, समोसे, गर्मा गर्म समोसे, करारे खस्ता समोसे, गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़ा भी है। अरविंद और अर्पिता मेहनत करके अपने घर का खर्चा चलाते हैं। अब उन्हें रेलवे स्टेशन पर रहते रहते 4 साल हो जाते हैं। एक दिन जब अर्पिता रेलवे स्टेशन पर समोसे बेच रही थी, तभी एक ट्रेन वहां आती है जिसकी बोगी फूलों से सजी होती है। लगता है इस बोगी में कोई नया शादीशुदा जोड़ा है, इसीलिए ये बोगी फूलों से सजी है। एक दिन ऐसे ही मेरी नंद नुपुर की भी शादी होगी और ये भाभी अपनी ननंद को खुशियों भरी विदाई देगी। नुपुर की शादी अब मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अरविंद जो कमाते हैं वो तो घर खर्च में ही खत्म हो जाता है। भगवान का भला हो जो मैंने थोड़े बहुत पैसे शादी के लिए इकट्ठे कर रखे हैं। अब अर्पिता अपनी ननंद की शादी के लिए रिश्ते ढूंढने लगती है, मगर नुपुर के काले होने के कारण हर कोई उसे शादी करने से मना कर देता है। भाभी, भगवान के लिए अब आप मेरी शादी के रिश्ते मत ढूंढिए, क्योंकि कोई भी आपके काले ननंद से शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए तो हर कोई मुझे ठुकरा कर चला जाता है। शायद मेरे हाथों में शादी की मेहंदी लगनी लिखी ही नहीं है। नुपुर अपने सूने हाथों को देखते हुए फुट फुट कर रोने लगती है। अपनी ननंद की आंखें नम देखकर उसकी गरीब भाभी की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। चुप हो जाओ नुपुर, अपनी भाभी के लिए ये तुम्हारी भाभी का तुमसे वादा है कि तुम्हारे हाथों में शादी की मेहंदी भी लगेगी और इसी रेलवे स्टेशन से तुम्हारी डोली भी उठेगी।
अगले दिन अर्पिता रेलवे स्टेशन पर समोसे बेच रही होती है। तभी वो कहती है, मैंने नुपुर को वादा तो दे दिया, मगर आखिर ये गरीब भाभी अपनी ननद को दिया वादा पूरा कैसे करेगी? भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। अर्पिता ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी रेलवे स्टेशन मास्टर मोहन नुपुर के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं। मोहन चाचा, आप यहाँ? अर्पिता बिटिया, तेरी नंद के लिए एक रिश्ता आया है। भले लोग हैं, मैंने बात चला दी है, वो कल नुपुर को देखने आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन चाचा, बस ये रिश्ते वाली मेरी ननद को पसंद कर ली। अगली सुबह अर्पिता नुपुर को अपनी एक साड़ी पहनाकर उसे तैयार करके शारदा के सामने ले आती है। यश वो पहला लड़का था जिसने अर्पिता की ननद नुपुर का काला रंग नहीं बल्कि उसका व्यवहार और सादगी देखकर शादी के लिए हाँ कर दी। अर्पिता भाभी, मुझे आपकी नंद नुपुर पसंद है। तुम मेरी तरफ मत देखो अर्पिता बहू, क्योंकि मेरे बेटे की पसंद इस माँ की भी पसंद है। अब तो जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर दो, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी ननद को अपने घर की बहू बनाकर ले जा सकूं। नुपुर दबी हुई मुस्कुराहट के साथ अपनी होने वाली सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अब अर्पिता अपनी ननद की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और खुशी से भरकर गीत गाते हुए अपनी ननद को अपने हाथों से हल्दी लगाती है। हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, मेरी बन्नों का सुंदर बदन चमकाओ रे। अपनी भाभी की आंखों में अपनी शादी के लिए इतनी खुशी देखकर नुपुर रो पड़ती है। अरे मेरी प्यारी ननद, तुम तो अभी से रोने लगी। इन आंसुओं को भी बचा कर रखो, वरना विदाई में क्या बहाओगी? अभी तो सिर्फ हल्दी हुई है, अब देखना ये भाभी अपनी प्यारी ननद के दोनों हाथों पर भरी भरी मेहंदी कैसे लगाएगी। अर्पिता रेलवे स्टेशन पर ही अपनी ननद की शादी की सारी रस्में करती है, मगर अब धीरे धीरे अर्पिता के पैसे शादी की खरीदारी में लगभग खर्च हो चुके थे। वहीं शादी की सुबह ही जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। अरविंद जी देखिए ना, ये बारिश तो जैसे जिद्दी बच्चे की तरह बरसती ही जा रही है। इस वजह से ये पटरी भर रही है। थोड़ी देर में बारिश का पानी झोपड़ी में भरने लगेगा। अगर पैसे बचे होते तो रेलवे स्टेशन के ऊपर ही टेंट गिराकर शादी हो जाती। नुपुर को हल्दी मेहंदी सब लग चुकी है और आज उसकी विदाई के दिन इतनी जोरों से बारिश का होना। मगर चाहे जो हो जाए, मेरी ननद की शादी आज ही होगी। उसकी खुशियाँ ये भाभी भगवान को भी छीनने नहीं देगी। रेलवे स्टेशन पर आकर अर्पिता लोगों से अपनी ननद की शादी के लिए मदद मांगती है, जिसके रेलवे स्टेशन से आते जाते कुछ अच्छे मुसाफिर उसकी मदद के कन्यादान के लिए हाथ बढ़ाकर पैसे देते हैं, जिसे अर्पिता और अरविंद रेलवे स्टेशन पर टेंट लगाकर अपनी गरीब काली ननद की शादी यश के साथ कर देते हैं और नुपुर की विदाई का वक्त आ जाता है। तभी नुपुर आंखों में आंसू भरकर हाथ जोड़कर अपनी भाभी से कहती है, अर्पिता भाभी, काले रंग के कारण मुझे हमेशा यही लगता था कि मैं बुरी किस्मत लेकर इस दुनिया में आई थी, मगर आप मेरे लिए मेरी किस्मत से भी लड़ गई। आज आपकी वजह से ही मेरे हाथों में शादी की मेहंदी लगी है। रेलवे स्टेशन से आज आपकी ननद की हो रही विदाई यहाँ खड़े हर लोगों के लिए एक मिसाल रहेगी। जाओ मेरी प्यारी ननद और हमेशा खुश रहना, मगर तुम्हें जल्दी ही लौट कर आना होगा, आने वाले एक नन्हे मुन्ने मेहमान से मिलने के लिए। इस खुशखबरी को सुनकर नुपुर बहुत खुश होती है, जिसके बाद गायत्री उसे चावल देती है, जिसे नुपुर आगे बढ़ाते हुए पीछे खड़ी अपनी गरीब भाभी के आंचल में लुटाती है और बहू बनकर अपने बड़े ससुराल आ जाती है। रिया, तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें पता है हमारी एक क्लास भी मिस हो गई। क्या करूँ पूजा, न जाने मेरे सर में ये जुएं कहाँ से आ गई हैं। 4 दिनों से खुजा खुजा कर थक चुकी हूँ। क्या जुएं? तुम्हारे सर में जुएं? मुझसे दूर रहो, कहीं तुम्हारे सर में से मेरे सर में भी ना आ जाएं। पूजा, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? ये जुएं कोई कीड़े नहीं जो तुम इतनी घिन कर रही हो। किसी के बालों में जुएं होना नॉर्मल है, ये केयर करने से चले जाते हैं। मुझे जुओं के नाम से भी सख्त नफरत है। आज के बाद तुम मुझसे तभी मिलना जब तुम्हारे सर के सारे जुएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। इतना कहकर पूजा वहां से गुस्से में चली जाती है। पूजा एक हाइजीन मेंटेन करने वाली लड़की होती है। पूजा को बचपन से ही जुओं के नाम से नफरत होती थी। अगर पूजा किसी के सर में भी देख लेती तो उस इंसान से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती थी। और यही आदत पूजा में बड़े होने के बाद भी थी। समय बीतता है। कॉलेज कंप्लीट होने के बाद पूजा के माता पिता पूजा की शादी एक बड़े घर के बेटे अमर से कर देते हैं। शादी के बाद पूजा गृह प्रवेश करके अपने ससुराल में आती है। पूजा बहू,
ये तुम्हारी नंद है, किरण, भावना और आशा। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम इन तीनों को बोल देना। हाँ भाभी, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आप हम तीनों से किसी को भी बोल सकती हो। भावना इतना बोल ही रही होती है कि तभी पूजा नोटिस करती है कि उसकी तीनों नंदे थोड़ी थोड़ी देर में अपने सर में खुजली कर रही हैं, जिसे देखकर पूजा मन ही मन कहती है, मेरी नंदे थोड़ी थोड़ी देर में अपने सर में खुजली कर रही हैं, कहीं उनके सर में जुएं तो नहीं। अगर उनके सर में जुएं हुई तो मैं कैसे इस घर में रह पाऊंगी। मुझे तो जुओं के नाम से नफरत है। नहीं पूजा, तू ये क्या सोच रही है? तेरा ससुराल तो इतना साफ सुथरा है, हो सकता है ये नॉर्मल खुजली हो। इतना कहकर पूजा अपने मन को तसल्ली देती है। पूजा शादी के बाद एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है और एक दिन भावना, किरण, आशा तीनों ही आज नाश्ता करने के लिए नहीं आई है। एक काम करती हूँ, इनका नाश्ता ले जाकर इन्हें इनके कमरे में ही दे देती हूँ। पूजा अब तीनों नंदों के लिए नाश्ता लेकर जैसे ही उनके कमरे में जाती है तो पूजा देखती है कि उसकी तीनों नंदे बैठकर अपने सर में जुओं वाली कंघी कर रही हैं और जमीन पर एक के बाद एक जुएं गिरी जा रही हैं। ये सब देखकर पूजा के हाथों से नाश्ते की प्लेट गिर जाती है। क्या हुआ भाभी, आपने ये नाश्ते की प्लेट नीचे क्यों गिरा दी? हे भगवान, ये तूने मेरी शादी कैसे घर में कर दी? मेरी तीनों नंदों के सर में इतनी सारी जुएं तो मैंने आज तक कभी नहीं देखी। छी, अब मैं इस घर में कैसे रहूंगी? भाभी, जुएं होना तो आम बात है, आप देखना कुछ ही दिनों में हमारे सर की सारी जुएं खत्म हो जाएंगी। कान खोलकर सुन लो तुम तीनों, आज के बाद मुझसे 6 फीट की दूरी बनाकर रहना। मुझे तो जुओं के नाम से ही नफरत है। अगर मुझे पता होता कि तुम तीनों के सर में इतनी जुएं हैं तो मैं कभी भी इस घर में शादी नहीं करती। मुझे तो तुम लोगों से बात करने में घिन आ रही है। छी। लेकिन भाभी, चुप हो जाओ तुम तीनों, और जैसा मैंने कहा है कि मुझसे दूर रहना। पता चले तुम तीनों की जुएं मेरे सर में आ गई। पूजा की बात सुन पूजा की तीनों नंदों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा अपनी तीनों नंद से नफरत करने लगती है। वो ना ही तो उनसे बात करती है और ना ही उनके पास जाती, जिसे देखकर तीनों नंदों को बहुत बुरा लगता है। पूजा बहू, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, आज तो खाने में मजा ही आ गया। हाँ भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। किरण इतना बोल ही रही होती है कि तभी पूजा की नजर किरण की प्लेट और हाथ पर पड़ती है। छी किरण, तुम्हारे सर की सारी जुएं तुम्हारे हाथ से होकर तुम्हारी प्लेट में आ रही हैं और तुम उसी प्लेट से खाना खा रही हो। मेरा तो खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। भाभी, मैंने देखा ही नहीं, आपको क्या लगता है क्या इन जुओं से हम तीनों को परेशानी नहीं है? इन जुओं की वजह से हमें हमेशा अपना सर ढकना पड़ता है। हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, खुले बाल नहीं कर सकते, सर में खुजा खुजा कर हमारे सर में जख्म होने लग गए, जिससे हमें बहुत जलन होती है। लेकिन आप बस हमसे घिन करी जा रही हो। बंद करो अपनी बकवास, मुझे तुम्हारी बातें सुनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। तुम तो बेशरम ठहरी, तुम तो जाओगी नहीं, मैं ही चली जाती हूँ। पूजा बिना खाना खाए टेबल पर से चली जाती है, जिसे देखकर तीनों नंदे भी बिना खाना खाए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन पूजा के बर्ताव में जरा भी बदलाव नहीं आता। पूजा की तीनों नंद की शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए उन्हें देखने के लिए रिश्ते वाले आते हैं। बहन जी, आपकी तीनों लड़कियों तो दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन आपकी तीनों लड़कियों ने सर पर दुपट्टे क्यों रखे हुए हैं? हम लोग मॉडर्न ख्यालात के हैं, तो आपकी लड़कियों को हमारे सामने सिर पर दुपट्टे रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब बहन जी, मेरी तीनों बेटियां बड़ी संस्कारी हैं, इसलिए। माँ जी, आप कितना झूठ बोलोगी? अब ये बेचारी क्या जाने कि सर पर दुपट्टा ओढ़ने की असलियत क्या है। पूजा मन में इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी तीनों नंद को सर में खुजली होना शुरू हो जाती है। पहले तो उसकी तीनों ननद अपने आप को खुजली करने से बहुत रोकती हैं, लेकिन अब तीनों को खुजली बर्दाश्त नहीं हो पाती और वो तीनों सबके सामने अपने सर में खुजली करने लग जाती हैं, जिससे उन तीनों का दुपट्टा उनके सर से नीचे गिर जाता है और उनके सर की सारी जुएं सबको साफ साफ दिखाई देने लगती हैं। राम राम राम, इतनी सारी जुएं। बहन जी, मुझे अपने घर के लिए एक साधारण बहू चाहिए, ना कि जुएं वाली बहू। आप अपनी बेटियों का रिश्ता अपने पास ही रखिए। मैं अपने बेटों से आपकी बेटियों की शादी नहीं करवा सकती। बहन जी, ऐसा मत कहिए, मैं आपसे वादा करती हूँ, शादी से पहले मेरी बेटियों के सर में जितने भी जुएं हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। जब आपकी बेटियों के सर से सारी जुएं खत्म हो जाए तो उनकी शादी कहीं और करवा देना, लेकिन हम आपसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। इतना कहकर अर्चना वहां से चली जाती है। ये पहली बार नहीं था कि उन तीनों से किसी ने शादी करने से मना किया हो।
पहले भी उनके सर की जुओं की वजह से उनका रिश्ता कई बार टूटा था, लेकिन इस बार पूजा की तीनों नंदे हार मान लेती हैं। इसलिए अब वो आत्महत्या करने की ठान लेती हैं और जाकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देती हैं। वो तीनों आत्महत्या करने जा ही रही होती हैं कि तभी पूजा दौड़ती हुई उनकी खिड़की से उनके कमरे के अंदर आती है और उन्हें फांसी लगाने से रोक देती है। तुम तीनों पागल हो गई हो क्या? क्या करने जा रही हो तुम तीनों? भाभी, जैसे तो आप कुछ जानती नहीं हो, हमारी जुओं ने हमारा जीना दुश्वार कर दिया। इन जुओं की वजह से हमारा रिश्ता कहीं भी नहीं हो पा रहा है और आप भी तो हमसे नफरत करती हो। हमें ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। भावना, किरण, आशा, तुम तीनों मुझे माफ कर दो। मैं अपनी आदतों की वजह से तुम तीनों की मजबूरी नहीं समझ पाई, लेकिन अब तुम तीनों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे सर की सारी जुएं खत्म करने की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तुम तीनों देखना, कुछ ही दिनों में तुम तीनों को अपनी जुओं से हमेशा हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। पूजा अपनी तीनों नंदों को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां डॉक्टर उनके सर में जुएं खत्म करने के लिए उन्हें बहुत सारी मेडिसिन देते हैं। तीनों नंदे मेडिसिन को टाइम पर खाती हैं और पूजा काफी उनका ध्यान भी रखती और अपने हाथों से अपनी तीनों नंदों के बालों को धोती और उनकी अच्छी केयर करती, जिसके चलते कुछ ही दिनों में तीनों नंद के सर में से जुएं हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। और कुछ ही महीनों में पूजा अपनी तीनों नंद का अच्छे घर में रिश्ता करके उनकी शादी भी करवा देती है।